हाय गाइस, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनडीए के क्वेश्चंस जो कि 2014 से लेकर 2019 तक में पूछे गए हैं, पूरे 5 साल के यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट यहाँ पे वैसे 10 साल के मुझे कराने, बट 5-5 साल के सेट में यहाँ पे करा रहा हूँ। तो पूरे 5 साल के क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2014 से लेकर 2019 तक के। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ। ये बहुत मतलब देखो, हमें एक पहली बात है कि आदत नहीं है डीपीएसपी पढ़ने की। हमें लगता है कि डीपीएसपी पढ़ना क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पे जब एनडीए में, सीडीएस में डीपीएसपी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता पूछे कहाँ से जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ऑल द डीपीएसपी। उसको आपको किसी न किसी कनेक्शन से आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल 46 बात करता है for the promotion of the scheduled caste, scheduled tribe and the weaker section, that for the education and the economic interest. Okay, अगर आपको थोड़ा और जानना है तो आप डीपीएसपी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है मेरे, आप देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे बात करता हूँ कि इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एक बार और पूछा गया था कि यहाँ पे रिलीजियस इंटरेस्ट तो नहीं है। मतलब क्वेश्चन में आया था रिलीजियस इंटरेस्ट, तो दिमाग में रखिए यहाँ पे एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की गई, सिर्फ रिलीजियस इंटरेस्ट की कोई बात नहीं की गई है। इस टर्म को भी नोट में बना के लिख लीजिए आप कि यहाँ पे स्पेशली एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, नॉट रिलीजियस इंटरेस्ट। क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया जाता है और हमको लगता है यार ये सब चीजें होंगी। हम यहाँ पे 2-3 चीज पढ़ लेते हैं, फॉर द प्रमोशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। हमें भूल जाते हैं कि पर्पस क्या है, एजुकेशनल और इकोनॉमिक। ठीक है, यहाँ पे रिलीजियस इंटरेस्ट नहीं है उनके, तो इस बात को दिमाग में रखिए आप। चलिए यहाँ पे देखिए, वही यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो प्लीज इस बात को दिमाग में रखिए, क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो प्लीज इग्नोर मत करिए इस चीज को, जो आपको बता रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोविजन ऑफ द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल नॉट अप्लाई, शैल नॉट अप्लाई। यही अगर शैल अप्लाई भी आ गया तो भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शैल अप्लाई भी आ सकता है, यहाँ पे शैल नॉट अप्लाई ऑल द क्वेश्चन में है, लेकिन शैल अप्लाई भी आ सकता है। ओके, टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। कहाँ पे 5th शेड्यूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, क्वेश्चन यही बेसिकली बस। तो आपको पता होना चाहिए कि 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो देखो 6th शेड्यूल में 4 स्टेट आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट आते हैं 6th शेड्यूल में, और 5th शेड्यूल के अंदर 10 स्टेट आते हैं। यहाँ पे मणिपुर नहीं आता, 6th शेड्यूल में मणिपुर नहीं आता, इस बात को भी दिमाग में रखिए। मणिपुर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 6th शेड्यूल। ओके, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड तो आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 5th शेड्यूल में कौन से 10 स्टेट आते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5th शेड्यूल के जो 10 स्टेट कौन से हैं आपके, मैं वापस बता देता हूँ। झारखंड से शुरू करिए, झारखंड के नीचे आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नीचे आता है उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बगल में आता है तेलंगाना, तेलंगाना के बगल में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, सेंटर में आपका एमपी, और इधर आपका ऊपर कहीं हिमाचल प्रदेश आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 10 स्टेट हैं। इनमें देखो अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा है ना यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे 3 स्टेट तो यहीं पे आपको टोटल मैंने 10 बता दिए। तो 5th शेड्यूल के अंदर 10 स्टेट आते हैं। ठीक है, और 6th शेड्यूल के अंदर 4 स्टेट आते हैं। मेनली पहले ही क्वेश्चन पूछते थे सिर्फ 6th शेड्यूल के ऊपर, अब इन्होंने थोड़ा भरोसा नहीं है, पूरी तरह 5th शेड्यूल भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 5th शेड्यूल सीधा उठा के पूछ सकते हैं कि 5th शेड्यूल में कौन कौन से राज्य आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये चांसेस हैं, वो लोग बोर हो गए 6th शेड्यूल पूछ पूछ के। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो आंसर इज 2 और 3। देखिए यहाँ पे कौन कौन से राज्य, 10 स्टेट, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। अब इस तरह लर्न करेंगे तो याद नहीं होगा, आपको जो सीक्वेंस बताया मैंने वो मैप वाला ही सीक्वेंस है। आप झारखंड से शुरू करेंगे तो आप सीधा राजस्थान, फिर एमपी, और वो एक ऐसा दिमाग में रखना है कि हिमाचल प्रदेश दूर है थोड़ा सा, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, और 6th शेड्यूल के अंदर कौन से 4 राज्य आते हैं, देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, सो दैट्स व्हाई आंसर इज 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे आता है। An election commission can be removed from office on the recommendation of। तो इलेक्शन कमिश्नर देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे, इन इलेक्शन कमिश्नर लिखा है, चीफ नहीं लिखा है। यहाँ पे अंतर है दोनों में, इस बात को दिमाग में रखना हमें कि यहाँ पे दे आर आस्किंग फॉर द इलेक्शन कमिश्नर, नॉट अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। ओके, they can be removed from the office on the recommendation of the chief election commissioner। और कौन रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट को रिमूव करेगा, लेकिन रिकमेंडेशन जरूरी है। किसकी रिकमेंडेशन, चीफ की रिकमेंडेशन। और जो यहाँ पे अगर देखो
वही अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे रिमूव होगा, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव होगा ऑन द सेम मैनर ऑन द सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसेस है विद 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द बोथ द हाउसेस। लेकिन यहां पे पूछा इलेक्शन कमिश्नर, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है, हम इस बात को ध्यान ही नहीं देते हैं। हमको लगता है बस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जैसे रिमूव करेंगे वैसे निकाल दो इनको भी, या पार्लियामेंट जैसे हटाएगी। लेकिन हमें देखना पड़ेगा भाई क्वेश्चन क्या पूछा है। ओके, बस भावनाओं में बह नहीं जाना है, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा टाइम लो उसके लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राज्यसभा इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बोला भाई। its member are elected by the elected member of the legislative assembly of a state। ऑफ कोर्स सी बात है, जो मेंबर्स चूज किए जाते हैं राज्यसभा में वो कहां से चूज किए जाते हैं? वो राज्यों से चूज किए जाते हैं, ये बात आपको पता होगी। वहां से इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है वहां पे। इस बात को देखिए, इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, द इलेक्शन फॉलोज द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये तो हर सब जगह भी यही प्रोसेस है, जहां पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है सब जगह भी यही प्रोसेस है हमारे यहाँ पे। ठीक है, बात सही है। 1/3 ऑफ दिस मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, क्योंकि राज्यसभा का जो होता है टाइम ड्यूरेशन होता है वो 6 साल का होता है। ओके, तो हर साल, मतलब हर साल आप बोल सकते हैं एवरी 2 ईयर में 1/3 मेंबर वहां से रिजाइन करते हैं, रिटायर होते हैं। ठीक है, इट इज परमानेंट बॉडी बट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। पहली बात, इट्स अ परमानेंट बॉडी, इट कांट बी डिसॉल्व। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, यह बात आधी सही है, इसलिए देखो उन्होंने आधी बात सही लिखी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने आगे एक इन्होंने फॉल्स क्लॉज डाल दिया, बट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। भाई किसी ने नहीं डिसॉल्व किया आज तक, कैन नॉट बी डिसॉल्व। तो राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, परमानेंट बॉडी दिमाग में रख लीजिए, इट नेवर 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 एवर डिसॉल्व। ओके, दैट्स व्हाई डी इज द रॉन्ग आंसर। इन्होंने बहुत ट्रिक किया आपके साथ, क्योंकि आधे क्वेश्चन सही दिया, आधा में गलती कर दी उन्होंने, इस बात को दिमाग में रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइम पे राज्यसभा में कितने मेंबर है भैया? राज्यसभा की आपको बता दूं, राज्यसभा की टोटल जो स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ और करंट स्ट्रेंथ में अंतर होता है। टोटल स्ट्रेंथ जो सीट की है वो है 250, इस टाइम पे 245 ही है, दोनों बातों में अंतर है। अगर पूछो व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, तो मैं सीट की बात कर रहा हूं, आपको 250 बोलना पड़ेगा। ठीक है, और इस टाइम पे मेंबर्स कितने हैं? तो 245, तो दोनों में अंतर है, इस बात को देखिएगा, इसको लिख लीजिए इस चीज को भी। ठीक है, इसको भी ट्रिक किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे पूछ दिया राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 245 है, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल बात सही है, गलत क्या है इसमें? लेकिन स्ट्रेंथ पूछी है उन्होंने, मेंबर्स नहीं पूछे। ठीक है, अभी जैसे लोकसभा की स्ट्रेंथ पूछ लिया, तो लोकसभा की स्ट्रेंथ आपकी है 550, लेकिन हम करंट कितने हैं? 543। ठीक है, ये भी अंतर है दोनों में इस बात में, तो थोड़ा सा इसको, इन दोनों चीजों को नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फंडामेंटल राइट guaranteed under which of the following article of the Constitution of India is available only to the citizen of India? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो आर्टिकल नंबर, अच्छा ओनली टू द सिटीजन पूछा ना, 15, 16, उसके बाद आपका 29, 30, ये दो मैंने ऐसे याद किए हैं। देखो 15, 16 साथ में आते हैं, 29, 30 साथ में आते हैं, और एक आर्टिकल आता है 19। ये 5 आर्टिकल हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट टू द फॉरेनर, नॉट टू द जो भी है इंडिया के बाहर, इंडिया का जो भी, मतलब जो इंडिया का नहीं है उसके लिए नहीं है आर्टिकल बेसिकली। ठीक है, तो 15, 16, 29, 30 एंड एक और आता है 19 तो फेवरेट है भाई सबका। ओके, आर्टिकल 19, बच्चे को पूछोगे उसको राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू फ्रीडम, यही सब पता होगा, दैट इज पार्ट ऑफ 19 ओनली। ओके, बाकी उसको कुछ नहीं पता, उसको फंडामेंटल राइट के नाम पे यही सब पता होता है। ओके, तो इसलिए 19 सबका फेवरेट होता है, क्योंकि इसके अलावा किसी ने पढ़ा ही नहीं जिंदगी में आगे कुछ। ओके, सबको ये पता है मेरे को बोलने का अधिकार है, मेरे को गाली बकने का अधिकार है, वो सब 19 में लिख रखा है गाली बकने का तो नहीं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता ना, इस चीज में अंतर नहीं समझ में आता। ओके, तो आर्टिकल 19 क्या बोलते हैं, इज दिस वन जो अवेलेबल है सिर्फ सिटीजन के लिए। ठीक है, और आर्टिकल 20 तो वैसे सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को है, मतलब प्रोटेक्शन इन द कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस। और आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, और आर्टिकल 22 अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन के ऊपर है, ये भी सबके लिए अवेलेबल है। और तो यहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं, एनमी एलियंस के लिए हमें ये आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं आर्टिकल 22। ठीक है, बट फ्रेंडली वाले के लिए है। एनमी एलियन मतलब जो हमारे जैसा भी कोई पाकिस्तान का स्पाई पकड़ लिया हमने, अब पाकिस्तान हमारे लिए, अब ये भी नहीं मेंशन है कि कौन हमारे लिए एनमी एलियन है,
ये भी नहीं, वो टाइम टू टाइम पे ऑफकोर्स डिपेंड करेगा ना। आज पाकिस्तान है, चाइना है, कल क्या कोई और होगा, अजरबैजान बन जाए, टर्की बन जाए, तो भाई सोचना पड़ेगा ना। तो इसलिए उसका डेफिनेशन नहीं कि एनिमी एलियन कौन है, फ्रेंडली एलियन कौन है। एलियन मतलब फॉरेनर। ओके चलिए, ये सब आर्टिकल 19 का ही है भाई, है मतलब 19 का ही पार्ट है बेसिकली। राइट, वही बोल रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सब जगह पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, सब जगह पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। चलिए, which of the following is not a fundamental right under Constitution of India? राइट टू इक्वालिटी, यस, राइट टू इक्वालिटी है फंडामेंटल राइट। कहां से लेके आर्टिकल नंबर, अगर आपको बोलूं तो मैं आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 हमारे फंडामेंटल राइट मतलब सॉरी राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। राइट टू इक्वालिटी किस तरह दी गई है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक बात की गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफकोर्स की बात है 19 से लेकर 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24 आर्टिकल दोनों इसी का पार्ट है। ओके, एंड फिर रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक राइट्स हमारे आर्टिकल नंबर क्या बोलते हैं 25 से लेके आर्टिकल नंबर 30 तक आ जाते हैं। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32 में आता है। राइट टू सिटीजनशिप इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू सिटीजनशिप इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। और सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं हमारे, वो आर्टिकल आते हैं 5 से लेके 11 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। यहाँ पे तो इसका आंसर सी होगा। ओके, अभी देख सकते हो आप, ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा। राइट टू इक्वालिटी 6 कैटेगरी में ये भी पूछते हैं, ये भी पूछा जाता है। इसके अंदर और बाइफर्केशंस आते हैं कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर कौन से आर्टिकल्स हैं, राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन से आर्टिकल्स हैं, ये भी पूछे गए हैं, वो भी आगे देखेंगे, चिंता मत करिए। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, अगर पता है तो पता है, नहीं पता नहीं पता है। ठीक है, चलिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है बाय द भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो भाई ये तो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल नंबर 124 से लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, देयर इज अ कॉलेजियन सिस्टम। ओके, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एज होती है दैट इज 65 ईयर, टिल द 65 ईयर ही कैन सर्व। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सिंपल क्वेश्चंस एनडीए में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए, which of the following is not a part of the director principle of state policy as enshrined in the Constitution of India? तो कौन सा यहाँ पे नॉट अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी। देखो, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आपके लिए मैं आर्टिकल तक लिख के देता हूँ, दैट इज 39A। इसको हमने 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया था। ठीक है, होपफुली आपका रिवाइज हो रहा होगा सब चीजें। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट प्लेसेस ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ये आपका आर्टिकल नंबर 48 में आ जाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ, ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं है। देयर इज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जरूर बात किया गया है, दैट इज आर्टिकल नंबर 44। देयर इज नो सच वर्ड लाइक प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉज। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल नंबर 50 में आता है। तो अभी आपको ऐसे पूछा है, एक दिन मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको डीपीएस पे लर्न चाहिए। ओके, लर्न चाहिए मतलब लर्न चाहिए, इसमें डाउट मत रखिए आप बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी। ओके, चलिए, तो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ इज नॉट लिस्टेड इन द डीपीएसपी, दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बाकी तो देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आपका आर्टिकल 39D में आता है। ठीक है, चलिए, द वर्ड सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। तो सोशलिस्ट और सेकुलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे, ये ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, और इस समय भी पता चलता है कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। कभी कभी ये भी क्वेश्चन देते हैं कि प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, ऐसा किसने बोला? प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। ओके, तो सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दीज वर्ड्स आर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, चलिए, इससे पहले हमारे को हमको क्या बोलते थे, हम मतलब प्रीएम्बल को कैसे पढ़ते थे? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन जब से हमने 42nd अमेंडमेंट के बाद क्या पढ़ना चालू कर दिया? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। चलिए, who among the following is ex officio chairman of North Eastern Council? अभी थोड़ा सा जो इंटरस्टेट काउंसिल है उसके ऊपर से क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जो ऐसे जो जोनल काउंसिल्स होते हैं, ये जोनल काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पे। तो जोनल काउंसिल का चेयरमैन जो होता है वो होम मिनिस्टर होता है। ठीक है, अभी इन्होंने भले नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये जोनल काउंसिल, ऐसे टोटल 6 जोनल काउंसिल्स हैं। तो जोनल काउंसिल का चेयरमैन जो होता है ना, यही क्वेश्चन उठा के अब ऐसे पूछा जा सकता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। तो उसका आंसर होता है होम मिनिस्टर। सबको लगता है प्राइम मिनिस्टर होगा, नो, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द राइट आंसर, होम मिनिस्टर इज द आंसर। जितने भी जोनल काउंसिल हमारे पास 6 जोनल काउंसिल है, उनका जो हेड होता है वो होता है यहाँ पे
होम मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए इसको सिर्फ दिमाग में रखें। आर्टिकल 352 किससे डील करता है? आर्टिकल 352 यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डील करता है। सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ राइट conferred under article part 3 of the constitution general emergency, that is called the national emergency। इसी के जनरल इमरजेंसी इसी को बोलते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में आता है। फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, ये यहाँ पे आर्टिकल नंबर 356 में आता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है पार्ट 18 में आता है। ठीक है, पार्ट 18 के जो है आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। ठीक है, ये बहुत सिंपल। कभी कभी अभी देखो इसी क्वेश्चन में आगे क्या पूछा जाएगा कि नेशनल इमरजेंसी की क्या क्या ग्राउंड है, ये भी आ सकता है। ये भी आया होगा यार एनडीए पेपर में, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये कोई बहुत नया पूरा मतलब बहुत क्या बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन में से आते हैं जो एनडीए में पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बट मेरा है कि हर चीज एक बार कवर कर लेनी चाहिए। चलिए देखो यहाँ पे ग्राउंड भी दे रखे हैं। क्या ग्राउंड है भैया? प्रेसिडेंट इसको इम्पोज करेगा, प्रोक्लेम करेगा बाय थ्रेटन बाय द वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन। ओके, चलिए हु अमंग द, अरे यार इसका आंसर यहीं पे आ गया। हु अमंग द फॉलोइंग आर द टू सिविल सर्वेंट्स हु असिस्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे यार वैसे तो आंसर सामने दिख रहा है आपको, लेकिन बहुत बार ऐसे ना बी एन राव के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आया है। बी एन राव के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आया है बिकॉज ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क कर रहे थे तो ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो यहाँ पे दो नाम दिमाग में रखिए, बी एन राव एंड एस एन मुखर्जी। ठीक है, बिकॉज दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बी एन राव के ऊपर तो स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए, भले वो सीएपीएफ हो, सीडीएस हो। ठीक है, एनडीए में भी देखो आप नाम देख ही रहे हो इनका। तो बी एन राव के ऊपर, और बी एन राव का नाम काफी फेमस भी है। ओके, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कहीं ना कहीं स्टेट पीसेस वाले इनको याद कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगला जो आपका है, जो इसमें और दो तीन चीज बताना चाहता हूं मैं, कि अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर और के एम मुंशी, ये जो नाम यहाँ पे दिए हैं, के एम मुंशी और अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, इनका नाम बार बार रिपीट करते रहिए। क्यों बताता हूं मैं? क्योंकि जब ड्राफ्टिंग कमेटी के भी क्वेश्चंस आते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो के एम मुंशी और अलादी कृष्णस्वामी अय्यर वर द पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के यहाँ पे मेंबर्स थे। ठीक है, वैसे तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपको पता ही होगा, बाबा साहब अम्बेडकर, उसके बाद टीटी कृष्णचारी एक पर्सन का नाम था। ओके, तो बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लीज रिमेंबर दैट। ठीक है, चलिए बाकी देखो यहाँ पे एस एन मुखर्जी और चीफ ड्राफ्टर, इतना नहीं करने की जरूरत है, बी एन राव और दिमाग में रखो। ठीक है, चलो अरे यार आंसर जो आ गया, चलो कोई बात नहीं। Which member of the Constituent Assembly proposed the resolution that the national flag of India can be horizontal tricolor of saffron, white and dark green in the equal proportion with the wheel in a navy blue at the center? अभी देखो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही वेग है, ध्यान से सुनो पहले। ऑल्दो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेल एंड गुड, अब आ गया तो क्या करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ना, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं, आप कितना भी पढ़ लो यार, आप ऐसे क्वेश्चन कितना मतलब कहाँ से निकाल के लाओगे। ठीक है, तो आइडिया नहीं रहता है कि यार ये क्वेश्चन मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ। ओके, तो पहली बात, अगर आइडिया नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो, ज्यादा उसमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आइडिया आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कमिटीज के हेड अगर आपको पता है, ध्यान से सुनिए, वहां पे अपना कैलकुलेटिव गेस अगर लगाना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर द राजेंद्र प्रसाद। क्यों तुम बोलोगे राजेंद्र प्रसाद क्यों भाई, आंसर दिख रहा है इसलिए तुम बता रहे हो? नहीं, बिकॉज राजेंद्र प्रसाद वॉज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटी बनाई गई थी, उसके फ्लैग कमेटी के हेड थे। He was the head of the flag committee। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप देखो, जवाहरलाल नेहरू तो यूनियन पावर कमेटी के हेड थे, उसके वी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, सरदार पटेल यहाँ पे प्रोविंशियल कमिटीज के हेड थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कमिटीज के हेड थे। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो यहाँ पे नेशनल फ्लैग कमेटी के हेड थे, तो कहीं ना कहीं उनका ही आइडिया रहेगा, ऐसा सोच सकते हैं हम। ओके, तो इसीलिए आप अगर उस पर अगर गेसिंग लेना चाहते हो तो यू कैन टेक दिस गेस। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा, प्लीज हाथ जोड़ता हूं, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एक दो मिलेंगे, आपको हाथ पैर नहीं समझ में आ गए आया कहां से। ठीक है, अब तुम बोलोगे नहीं हम तो जाके भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ेंगे, तो हम डिबेट पढ़ोगे मर जाओगे, उतना पढ़ना भी नहीं है तुम्हें। ठीक है, एक दो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन फिर भी बता रहा हूं, अगर आपको असेंबलीज की कमिटी मतलब कमिटीज के अगर आपको हेड पता है, थोड़ा सा एक गेस लेना चाहते हो, यू कैन टेक द गेस। ऐसे क्वेश्चन में गेस लिया जा सकता था, बिकॉज क्वेश्चन पढ़ के मुझे दिमाग में आया कि फ्लैग कमेटी का हेड कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सो दैट्स व्हाई वी विल गो विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको लिखना चाहो तो लिख भी लो, क्या पता अगली दिमाग में अगली बार एग्जाम में आ जाए। हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर ऑफ सैफ्रॉन व्हाइट एंड डार्क ग्रीन इक्वल प्रोपोर्शन, इस सजेशन किसका था नेशनल फ्लैग से रिगार्डिंग?
भीमराव, सॉरी अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखो यहाँ पे, चलो छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ये बहुत फालतू क्वेश्चन है, लेकिन सही बताऊं सीडीएस में भी पूछा है, आपके एनडीए में तो देख ही रहे हो आप, इसको सीएपीएफ में भी पूछा है, हर जगह पूछ रखा है इन्होंने। ठीक है, चलिए अभी नॉट बोला है ना, नॉट, नॉट करेक्ट। देखिए तो देखते हैं हम। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये स्टेटमेंट सही है बिकॉज पार्लियामेंट के 3 हाउसेस हैं, यहाँ पे 3 ऑफिसेस हैं, एक लोकसभा दैट इज लोअर हाउस, राज्यसभा दैट इज अपर हाउस एंड द प्रेसिडेंट। ये 3, ये देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, एक अलग से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बना है, बन सकता है क्या, बना है। देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर इन द लोकसभा। देखो अभी के हिसाब से स्टेटमेंट सही है, अगर आप मुझे पूछते हैं ना तो अभी के हिसाब से स्टेटमेंट सही है बिकॉज राइट नाउ देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर इन द लोकसभा। ठीक है, ओके, बिकॉज पहले 2 एंग्लो इंडियन रिजॉर्व यहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉमिनेट किए जाते थे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ये बात सही है, मतलब क्या बोलते हैं अभी के हिसाब से, राइट नाउ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी के हिसाब से इन 2025 आई एम टॉकिंग अबाउट, 2020 के बाद स्टेटमेंट सही बन जाता है। और अभी के हिसाब से आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो लोकसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जिसको हमने मतलब जो 2 एंग्लो इंडियन थे, हमने उनको अभी हटा दिया, मतलब अभी उनको नॉमिनेट नहीं किया जाता, दिस इज अबॉलिश नाउ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से अमेंडमेंट के बाद हमने इस चीज को अबॉलिश किया है। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू हमने जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उनको यहाँ से अब मतलब हम यहाँ पे नॉमिनेट नहीं करते बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, बात तो सही है यहाँ पे, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। ओके, एंड राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ऑलरेडी इसके ऊपर हमें क्वेश्चन देखो मिल गया था, ऊपर मिला हुआ था। ठीक है, सम मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। यस, 12 मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं, स्टेटमेंट भी सही है। तो मतलब फिर गलत क्या, देखो 2019 से पहले के क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली बी वाला यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं अभी के हिसाब से। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना आप लोगों को। चलिए, क्योंकि अभी ये मतलब थोड़ी है कि हर चीज मतलब क्या होता है, अगर जो चीज़ चेंज हो रही है वी नीड टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। ठीक है, उस हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसलिए सेकेंड वाला स्टेटमेंट अभी के हिसाब से सही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द कैग ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कैग से रिलेटेड क्या है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बात सही है यहाँ पे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे अपॉइंट करते हैं इनको। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन द सेम वे एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिमूव। यस, ये बात भी सही है बिकॉज उनको उसी तरह से रिमूव किया जाता है। ओके, उनकी एक तरह से पोस्ट भी इक्विवेलेंट होती है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर। ही इज एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ही हैज सीज्ड टू होल्ड हिज ऑफिस। पहली बात आपको बता दूं मैं कि कैग इज नॉट एलिजिबल, कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, सीधी बात है। आप देखोगे यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, इनकी फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं है। ठीक है, वंस यू आर अपॉइंटेड, जस्ट वंस यू आर डन विथ इट, जस्ट लीव इट। ओके, ये सीधी बात है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बाय द वे आपको बता दूं मैं कैग से रिलेटेड, द सैलरी ऑफ द कैग इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यस, ये बात तो सही है यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। The superintendent's direction, the control of the election is very तो सिंपल क्वेश्चन है यार। ये तो मतलब लक्ष्मीकांत खोलोगे पहली लाइन ही आपको यही मिलेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। आर्टिकल नंबर 324। ठीक है, आर्टिकल नंबर 324 में लिखा मिलेगा आपको पार्ट दिस अपना, और पार्ट 15 में आता है। ये बात भी पूछी जा चुकी है कौन से पार्ट में आता है। पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर आर्टिकल नंबर 329 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, और आर्टिकल 326 में क्या क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 326 में क्या पूछा जा चुका है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आर्टिकल नंबर 326 में मेंशन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए, अच्छा, किसके किसके इलेक्शन करवाता है, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों है यहाँ पे। ये म्यूनसिपैलिटी और अपना पंचायत, इसके इलेक्शन नहीं करा था, उसके इलेक्शन कराने की ड्यूटी यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन की है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम द 26 नवंबर 1949। एक क्वेश्चन आपको बता दूं, सेम क्वेश्चन यहाँ पे इन द CDS पूछा जा चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिटरली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्लीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे जो प्रोविजन था वो इफेक्टिव हो गया था 26 नवंबर 1929 से 1949 से। तो देखिए, इलेक्शन पूरा नहीं बोल सकते हम, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो आर्टिकल नंबर 324 से रिलेटेड है वो पूरी तरह से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था, मतलब आफ्टर द इट बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द 26 नवंबर 1924। आर्टिकल 324 को यहाँ पे इफेक्टिव कर दिया गया था, सिटीजनशिप को इफेक्टिव कर दिया गया था। ओके, इमरजेंसी प्रोविजन को यहाँ पे नहीं किया गया था, ना ही अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो देखो, इलेक्शन तो यहाँ पे नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे पूरी तरीके से, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर बोल सकता हूँ मैं, इलेक्शन कमीशन बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस यहाँ पे इफेक्टिव कर दिया गया था। ओके, तो इलेक्शन कमीशन है तो बात मान सकता हूँ मैं, इलेक्शन पे थोड़ा डाउटफुल है, तो यहाँ पे सिटीजनशिप इज द राइट आंसर। ओके, ये बात थोड़ा सा आपको जब तो एक लक्ष्मीकांत मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, चलिए, इमरजेंसी प्रोविजन नहीं है यहाँ पे, सिटीजनशिप है। ओके, बाकी के जो देखो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है सॉरी। ठीक है, आर्टिकल 5 से लेके 11 सिटीजनशिप को कर दिया गया था, आर्टिकल 366 बाकी पूछा भी नहीं जाता है, मिली सिटीजनशिप इलेक्शन कमीशन। एक सीडीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था इससे रिलेटेड कि क्या फंडामेंटल राइट को, क्या डीपीएसपी को, क्या फंडामेंटल ड्यूटी को, इनको भी इफेक्टिव किया गया था क्या? नहीं। तो यहाँ पे सीधा दिमाग में रखिए, फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को, फंडामेंटल ड्यूटी को, किसी को भी यहाँ पे इफेक्टिव नहीं किया गया है 26 नवंबर 1949 को। ये सब 26 जनवरी को होंगे। 26 नवंबर को जो चीजें इफेक्टिव हुई थी उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिटीजनशिप है और इलेक्शन कमीशन है, जो हमें दिमाग में रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इससे पहले भी सीडीएस में पूछा जा चुका है, तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, बाकी फंडामेंटल आपको एक्सेप्शन भी बता रहा हूँ ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, इनको भी इफेक्टिव किया गया था? तो सॉरी, इनको इफेक्टिव यहाँ पे नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये देख लो आप यहाँ पर, आपको टेबल में मिल गया यहाँ पे। चलिए, द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकपाल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय, तो फर्स्ट यहाँ पे जो रिकमेंड किया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो 1966 में सेटअप किया गया था, उसने इसको बारे में रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, यहाँ तक कि एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो पहला वाला था किसके चेयरमैनशिप में सेटअप किया गया था? तो उनका नाम था मोरारजी देसाई। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में सेटअप किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी एग्जाम में आ चुके हैं। 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में, सेकंड वाला 2005 में, और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट? ये तो उस टाइम का रिसेंट का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मतलब इसके ऊपर तो इसके उतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट रहता भी नहीं है उस टाइम का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2017 का रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट दैट हैज बीन डिवॉल्व्ड to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन by the 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, देखो ये सारे ऑप्शन सेम थे और यही मतलब सारे ऑप्शन सेम नहीं थे, इसमें से एक ऑप्शन इन्होंने दे दिया था। ठीक है, और फिर क्वेश्चन पूछा था कि कौन से सब्जेक्ट्स 11th शेड्यूल में हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों को लगता है एनडीए में पूछा था इन्होंने, और कहीं नहीं पूछा था, उन्होंने एनडीए में ही पूछा था। तो बच्चों को क्या लगता है ना कि मतलब एक क्वेश्चन कहाँ से उठ के आते हैं, तो ये लोग अपने ही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ये मैंने 2022 या 23 में, 23 आई थिंक मेरे को लगता है 22 का सेकंड पेपर था कि 23 का पहला पेपर था, दोनों में से किसी एक पेपर में उन्होंने सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा था रिलेटेड टू द 11th शेड्यूल, दैट इज पंचायती राज। ठीक है, तो यहां से भी एक आप नोट बना सकते हैं कि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जैसे गोबर गैस सब चीजें जो होती हैं। ठीक है, रोड्स, लाइब्रेरीज, एक किसका पार्ट है यहाँ पे? अभी देखो यहां से भी सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन में आ चुका वो तो पढ़ सकते हैं ना हम लोग, एक नोट तो बना सकते हैं हम लोग कि रोड्स, लाइब्रेरीज, अपना अब हायर एजुकेशन नहीं तो प्राइमरी एजुकेशन होगा, सिंपल सी बात है ना। हायर एजुकेशन ना होते हुए तो प्राइमरी एजुकेशन को ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, बिकॉज प्राइमरी एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल। ओके, तो हायर एजुकेशन जो परव्यू है वो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट में आता है। ओके, तो प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे इसका पार्ट है, 11th शेड्यूल पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी का पार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने सब्जेक्ट यहाँ पे लिस्टेड है, 29 सब्जेक्ट लिस्टेड है। ये भी पूछा हुआ है कि कौन से आर्टिकल में लिस्टेड है, दैट इज आर्टिकल नंबर 243 जी में लिस्टेड है। यहां तक के क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपको, तो कुछ चीजें दिमाग में रखिए, जैसे यहाँ पे रोड हो गया,
आपके कलवर्ट्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, फेरीज हो गई, वाटरवेज हो गए, ये सब आपका मेंशन है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, तो थोड़ा सा लिख लो यार, ठीक है, बस इतना बोलना चाहूंगा, लिख लो इसको, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा, आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। ओके, तो ये तो अपने आप में डिफिकल्ट बन जाता है अगर आप बोलते ना पीवाईक्यूज ना करो तो। इसको पीवाईक्यू के साथ ही कवर कर सकते हो, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसको चाहो कि एक दिन बैठो और 29 सब्जेक्ट लर्न कर लो, कैसे लर्न करोगे यार, बाकी चीजें भी तो हैं करने के लिए, यही इसी में लगाओगे क्या पूरा दिमाग। तो कुछ चीजें दिमाग में रखो। अच्छा हाँ, लाइब्रेरीज की बात हो रखी है, गांव में लाइब्रेरी चाहिए होती है, गांव में फायर सर्विसेज चाहिए होती हैं, ठीक है, थोड़ा ऐसे दिमाग लगा लो इसको, ठीक है। रोड की बात तो ऑफकोर्स इनके हाथ में रहेगा, जो बेसिक रोड बनाने होते हैं। ओके, चलिए। Which of the following can attend the meeting of both the House of Parliament while not being the member of either house? तो ये भाई अपने अटॉर्नी जनरल के बारे में है, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल नंबर 76 इससे डील करता है, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ये काम करते हैं। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा चुका है कि जब गवर्नमेंट रिजाइन करती है तो क्या ये भी रिजाइन करते हैं क्या, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। ये देखो, इनका टाइम बेसिकली मेंशन नहीं है, कितने साल वर्क करेंगे, क्या करेंगे, एक्चुअली सही मायने में प्रॉपर प्लेजर पे काम करते हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट जब चाहे इनको निकालना चाहे तो निकाल भी सकती है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ओके, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट निकालेगी, वो प्रेसिडेंट को बोलेगी, प्रेसिडेंट साहब उनको निकाल देंगे, आगे बात खत्म हो गई। यहाँ पे यही चीज है, यहाँ पे मेंशन है बस। तो इनका टाइम मेंशन नहीं कि कितने साल कितने महीने ये वर्क करेंगे, ना एज मेंशन है यहाँ पे इनके लिए कुछ, ठीक है। क्वालिफिकेशन मेंशन है कि इनको भाई सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी क्वालिफिकेशन होती है, ये सिर्फ मेंशन है इसका। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्या क्वालिफिकेशन होती है कि भाई आप 5 साल हाई कोर्ट के जज रहे हो, 10 साल एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के, या फिर आप एक एमिनेंट जूरिस्ट रहे हो प्रेसिडेंट के हिसाब से, तब आपको अपॉइंट किया जाएगा एज अ अटॉर्नी जनरल। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, और साथ ही साथ इनको ही इज अलाउड टू अटेंड एनी प्रोसीडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। He can sit. He can go and sit and attend the proceeding in any court. वो लोकल कोर्ट हो, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जो कोर्ट हो, वो जाके अटेंड कर सकते हैं, इनको पूरी पावर है यहाँ पे, ठीक है। He is also allowed to vote in the, sorry, he is not allowed to vote, but he can attend the meetings. Okay, he can also speak, but he is not allowed to vote because he is not a member. सिंपल सी बात है। ये सब चीजें यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्या ये भी क्या बोलते हैं, दोनों हाउस की मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे खुद देख रहे हो, ऑप्शन में देख रहे हो तुम, ऑप्शन में सिर्फ एक ही चीज को हम टिक कर रहे हैं ना, क्या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को टिक कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनाया है उन्होंने कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोथ कैन गो एंड अटेंड द मीटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट दे रखा है उन्होंने, सीडीएस में, सीएपीएफ में, कहीं तो भी दिया है उन्होंने, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा वो। आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माय स्टूडेंट आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। ओके, तो वहां पे सिर्फ अटॉर्नी जनरल है, तो सीडीएस, सॉरी अभी बच्चों वाला क्वेश्चन पेपर है एनडीए वाला, तो उसे ये सब चीजें निकल के आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें। आपको लगता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, कहीं ना कहीं घूम फिर के क्वेश्चन रिपीट हो ही रहे हैं। ओके, चलिए, और आर्टिकल पूछते हैं तो आर्टिकल 76 दिमाग में रखना आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एज पर आर्टिकल 88 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर कमिटीज। ही कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कमिटी आल्सो, बट विदाउट बीइंग राइट टू वोट, ठीक है। चलिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ कोर्स ही इज नेक्स्ट टू द अटॉर्नी जनरल, बट इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये भी पूछा, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो आप जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया। पहली बात, कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, और उसने किस चीज को मतलब आगे प्रमोट किया, तो फेडरेशन को, कॉन्फेडरेशन को, उसने यूनियन ऑफ स्टेट को प्रमोट किया भैया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकल सा है, क्योंकि जो हम यूनियन ऑफ इंडिया आज हम बोलते हैं उसी को उसने प्रमोट भी किया है, तो ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। चलिए, By fulfilling which of the following condition can a political party claim the status of the national party? ये बहुत मतलब बोलो ना, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एक दो बार ऐसे हर जगह पूछा हुआ है, ये हर जगह पूछा हुआ है, भले आप आईएएस का पेपर ले लो, भले आप सीएपीएफ, सीडीएस, ईपीएफओ, पता नहीं जो पेपर यूपीएससी कंडक्ट करते सब जगह पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे सब जगह पे पूछ रखा है। देखो, तो यहाँ पे अलग अलग है, नेशनल पार्टी का दर्जा किसको मिलेगा। इफ यू सिक्योर द 6% ऑफ द वैलिड वोट कास्ट in any 4 or more state at a general election to the Lok Sabha or state legislative assembly, या फिर it own at least, हाँ तो पहला वाला से सही है, बता दो आपको मैं, ठीक है। 6% अगर वोट आपको मिल जाते हैं किसी 4 स्टेट में जो जनरल इलेक्शन हुआ लोकसभा का समझ करो आप लोकसभा के लिए खड़े हो, आपकी पार्टी खड़ी है, और जितने भी आपके वोट कास्ट हुए हैं, टोटल वोट कास्ट हुए हैं, उसका 4 स्टेट में आपको 6 मिला के 6% आपके हो गए हैं,
या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, तो उस केस में भी आपके अगर 6% वोट आपके बन गए हैं तो आप बन जाओगे सीधा भाई, आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। या फिर ये देखो, ये सिर्फ वोटिंग के लिए है, मतलब वोट कास्ट के ऊपर है। एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इन एनी फ्रॉम एनी स्टेट, फ्रॉम एनी स्टेट, मतलब समझ लो आप जितने भी स्टेट में जो खड़े हो, आपको महाराष्ट्र में 4 सीट मिल गई, आपको महाराष्ट्र में 4 सीट मिल चुकी है, ठीक है। और स्टेट और विन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट इन लोकसभा। 2% मतलब 11 सीट, समझ रहे हो तुम? 2% मतलब 11 सीट होती है यहाँ पे, ओके। मतलब 1% मतलब 5 होगा ना, 5.5, ओके। ऐसे मतलब 5.4, 5.5 मतलब, ठीक है। एंड दीज मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट। देखो समझने की कोशिश करो, या तो आपकी लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन में आपको 4 सीट मिल जाती है एक ही स्टेट से, फ्रॉम एनी स्टेट, ओके, और स्टेट्स, या फिर आपको 2% ऑफ टोटल सीट मिलती है लोकसभा में, दैट इज 3 डिफरेंट स्टेट को मिला के, तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे देगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। अ पार्टी इन क्वेश्चन हैज गॉट रिकॉग्नाइजेशन एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 2 स्टेट, नहीं यहाँ पे तो नहीं है भैया, ठीक है। आपको अगर क्या बोलते हैं, अगर एक और कंडीशन, अगर आपको 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है तो ऑटोमेटिकली आप नेशनल पार्टी बन जाएंगे, ये भी है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। तो एक और दिमाग में रख लीजिए, अगर आपको 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका है, देन ऑल्सो यू बिकम द अपना क्या बोलते हैं उसे, नेशनल पार्टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो बहुत बार कर रही है, तो आंसर ही आ गया। चलो, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका एंटी डिफेक्शन से डील करता है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल के अंदर आता है, उससे डील करता है। यहाँ पे इसका आंसर ये है। 73rd अमेंडमेंट, ये सारे अमेंडमेंट फेमस अमेंडमेंट है, सारे अमेंडमेंट फेमस अमेंडमेंट है। 61st अमेंडमेंट, एज कम की गई थी, 21 साल से 18 साल की गई थी। 86 अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, और डीपीएसपी में आर्टिकल 45 के अंदर चेंजेस किए गए थे, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर एक ड्यूटी ऐड की गई थी, दैट इज 51A सब क्लॉज की, ओके, 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। और 73rd अमेंडमेंट एडेड द पंचायती राज। चलिए, ये तो बहुत सिंपल सा वैसे था, बट ये बहुत फेमस अमेंडमेंट है, सारे के सारे फेमस अमेंडमेंट्स हैं, एग्जाम में सारे के सारे बहुत बार सेपरेटली भी क्वेश्चन में आ चुके हैं, ठीक है। इनके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। Which of the following not, उस टाइम का क्वेश्चन, सिविल एविएशन पॉलिसी 2016, इसको हटा दो, अभी हमारे लिए उतना मतलब रखता नहीं है, ठीक है। Which of the following statement about the Constitution of India is correct? Of course, वही पूछा जाएगा यहाँ पे। A member of parliament enjoy freedom of speech in the parliament as a parliamentary privilege protected by the Constitution of India. Of course, वहाँ पे वो जो बोलेंगे उसके ऊपर कोई स्टेट ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठती, ठीक है। उसके ऊपर कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठ रही उनके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर कोई डिफेमेशन केस यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो आर्टिकल 105 के अंदर ध्यान से देखिए, सुनिए, ओके, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक प्रोटेक्शन मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ स्पीच टू एमपीज, और उनको इम्यूनिटी दी जाती है कि जो भी वो पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट के अंदर जो भी उन्होंने बोला है उनको इम्यूनिटी मिलती है। इसलिए बहुत टाइम पे इम्यूनिटी को ब्रीच भी करते हैं हमारे पॉलिटिशियन, ये बात देखने को मिला है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट, ऑफ कोर्स इन आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इसमें कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, और ये वाला जो प्रिविलेज इनको आर्टिकल नंबर 105 के अंदर मिला हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। Which of the following statement about the union executive in India is correct? यूनियन एग्जीक्यूटिव देखो 15% होते हैं, ये बात तो ऑलरेडी 91st अमेंडमेंट के थ्रू कर दी गई है, ठीक है। According to the Constitution of India, the total member of the Council of Ministers cannot exceed 20%. 20% नहीं, 15%. 15% है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसलिए पूछा, करेक्ट पूछा है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। The rank of the different ministers is determined by the president. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। The minister are appointed by the president on the advice of the PM. ये तो बिल्कुल लाइन सही है। ये तो आपको सेपरेटली मैंने अपने कुछ PIQs अलग से मैं सेट ऑफ PIQs करा रहा हूँ, उसमें भी बता चुका हूँ मैं कि the ministers, council of ministers are appointed by the head of the state and on the advice of the head of the government. ये लाइन आपको मैंने कल ही बताई थी। Only a member of either house of the parliament can be appointed as a minister. ऐसा नहीं है, कोई भी मेंबर यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। Only a member of either house of the parliament क्या, हाँ ये देखो मिनिस्टर बनने के लिए ऑफकोर्स ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उससे मेंबर को यहाँ पे वो लेना पड़ेगा, मेंबरशिप
जैसे समझ लो किसी को भी बना दिया, किसी को भी उन्होंने पार्लियामेंट का मिनिस्टर, किसी को भी मिनिस्टर बना दिया, सॉरी किसी को मिनिस्टर बना दिया, तो उस पर्सन को यहाँ पे बनना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने आप में लाइन कहीं ना कहीं सही हो जाती है, लेकिन जो बी यहाँ पे करेक्ट पूछा तो ये वाली करेक्ट है, लेकिन अरे यार देखो कंफ्यूज हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, करेक्ट पूछा तो ये वाला तो करेक्ट है, बाकी ये सारे इनकरेक्ट है। तो वही यहाँ पे डाउटफुल है कि ओनली मेंबर ऑफ आइदर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट गलत है, किसी को भी बना सकते हैं लेकिन उसको मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये ऐसे भी देते हैं, मैं ध्यान नहीं दिया, मेरे को नॉट करेक्ट के ऊपर अभी तक सोच रहा था, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। तो ये वाला डी वाला भी गलत है, सी वाला तो वैसे भी गलत है, बिकॉज जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट रैंक के, कौन आएगा, कौन काउंसिल, कौन क्या बोलते हैं, कौन स्टेट मिनिस्टर बनेगा, कौन इंडिपेंडेंट चार्ज लेगा, सब कुछ एक गवर्नमेंट डिसाइड करते है, पीएम डिसाइड करता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का क्या रोल है यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कभी कभी देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा उसमें चला जाता हूँ मैं, करेक्ट कौन नॉट करेक्ट, तो आप इसमें थोड़ा ध्यान में रखेंगे, हो जाती है गलतियाँ, ठीक है। तो मेरे से वही थोड़ा बिल्कुल दिमाग ही हिल गया मेरा कि अरे क्या, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, अच्छा एक और चीज यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, जो 15% चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, 91st अमेंडमेंट है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। ये भी अलग से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, 91st अमेंडमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी बिल इज करेक्ट। देखो, बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल ओनली इफ इट इज प्रोवाइडेड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन एंड पेनल्टी। पहली बात, रिगार्डिंग द फाइन एंड पेनल्टी के लिए जो बिल लाया जाता है वो मनी बिल कहलाता ही नहीं है, ठीक है। मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, राज्यसभा की बहुत लिमिटेड पावर है, राज्यसभा की पावर ही नहीं है मनी बिल के ऊपर, मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा के अंदर, राज्यसभा कैन रिजेक्ट द मनी बिल, वही बोला ना, राज्यसभा की पावर ही नहीं है, राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द मनी बिल फॉर 14 days, ओके। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा फाइनली डिसाइड इफ इट इज अ मनी बिल एंड शुड एनी डिस्प्यूट अबाउट इट अराइजेस, मतलब उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट आएगा वो उसको डील करने की ड्यूटी है स्पीकर की। और आर्टिकल नंबर 110 क्लॉज 3 के अंदर सर्टिफिकेशन के बारे में बोला गया कि मनी बिल को सर्टिफाई कौन करेगा, तो मनी बिल को सर्टिफाई करेगा यहाँ पे स्पीकर, ठीक है। चलिए इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। देखो, ओनली लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस द मनी बिल, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट, ओके। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज अ फाइनल डिसीजन related to the money bill, whether the bill is a money bill or not, okay। चलिए, which of the following power of the Prime Minister of India is codified in the Constitution of India itself? The power of advising the president as regard to the appointment of other minister, ये तो यार बात लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये तो यहाँ पे क्लियर कट बात लिखी हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ओके। बाकी जितने मिनिस्टर्स होता, अभी आपने ऊपर लाइन पढ़ी ना, देखिए ना, एक लाइन आई थी ना ऊपर, किधर गया, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रेन फॉग हो गया था, मुझे सही बोलो तो मैं, देखो क्या लिखा है, अब मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लाइन लिखी है ना यहाँ पे, तो क्यों, मतलब अगली वाली भी तो सही होगी, ये वाली भी तो सही है, बिल्कुल। ये देखो, द पावर ऑफ एडवाइजिंग टू द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर मिनिस्टर, पीएम ही करता है, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, आर्टिकल 75 में मेंशन है, ठीक है। द पावर टू एलोकेट बिजनेस अमाउंट द मिनिस्टर, ये ऐसा मेंशन नहीं है, ये यहाँ पे पीएम को छोड़ दिया गया है कि वो किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है, क्या बिजनेस मतलब क्या पोर्टफोलियो देना चाहता है। द पावर टू समन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की मीटिंग यार, कैबिनेट की मीटिंग, पार्लियामेंट को नहीं समन करने की बात हो रही है। एंड द पावर टू ट्रांसफर द मिनिस्टर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, ये सब ड्यूटी पीएम की है, तो ये सब के सब पीएम अपने हिसाब से करेगा, इसको लिस्ट नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यही है, बस यहाँ पे वही पूछा कि कौन सी पावर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो पीएम की है, जो मेंशन है आर्टिकल 1 वाला, सॉरी ये वाला जो है यहाँ पे, देखो रिपीटेशन देख रहे हो यहीं पे। और अभी तक आपने देखा कुछ टॉपिक ही रिपीट हो रहे हैं, अभी तक आप यहाँ पे ये नहीं दिख रहा लैंग्वेज का टॉपिक आ गया, कुछ और आ गया, नहीं, बहुत लिमिटेड टॉपिक आ रहे हैं अभी तक। आपको एक लिस्ट दे दूंगा कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे एनडीए के लिए रिपीट हुआ है, ठीक है। उसको तो यार देखो सब जगह के लिए करना है, ठीक है। कुछ टॉपिक को तो आप एग्जाम से पहले कुछ ऐसे 40-50 टॉपिक होते हैं जिसको आप इग्नोर करो ही मत, उसको करके जाओ, बाकी छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा काम, लेकिन इनको करके जाओ। अब चलो बता भी दूंगा मैं आगे, ठीक है। अभी आप खुद देख रहे होगे ना, एक मैं पूरे 5 साल के क्वेश्चन पेपर को लेके बैठा हूं, देन आई कैन से दैट कि कुछ क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कुछ लिमिटेड टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इनके अलावा क्या है अभी तक, खुद सोच के देखो, कुछ बहुत एक्स्ट्रा थोड़ी दिख रहा अभी तक, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। पार्लियामेंट के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन है, पार्लियामेंट क्या कंसिस्ट करता है, क्या है, कुछ बेसिक जानकारी है, बस इतना भी अगर आपने कर लिया तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कैग
देखो अभी अगेन देखो कैग का टॉपिक है, अब आपको थोड़ा सा लिस्ट बनाने की आदत डालनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक आ रहा है कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। कैग आ रहा, कैग को भाई तुम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते, किसी भी एग्जाम में कैग को तो करना ही करना आपको। द कैग कैन अटेंड द सिटिंग ऑफ द कमिटी ऑन द पब्लिक अकाउंट्स। अब तुम बोलोगे भाई पब्लिक अकाउंट की कमिटी क्यों? देखो पब्लिक अकाउंट कमिटी इसलिए बिकॉज जो कैग की रिपोर्ट होती है वो डिस्कस की जाती है, वो कैग को क्या बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी उसको गो थ्रू करती है, ठीक है। दैट्स वाई कैग उसकी कमिटी क्या बोलते हैं कैग उसकी सिटिंग को अटेंड करता है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट कमिटी डिस्कस करेगी तो डेफिनेटली उसको भेजा जाएगा, तो कैग ही हेल्प करेगा ना वहां पे। कैग कैन अटेंड द सिटिंग ऑफ लोकसभा राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल को पावर है यहाँ पे, अटॉर्नी जनरल इसको कर सकता है, कैग नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। जुरिस्डिक्शन ऑफ कैग इज को एग्जिस्टेंस विद द पावर ऑफ, अरे भाई 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 लाइन सुनो, जुरिस्डिक्शन ऑफ कैग इज को एक्सटेंसिव विद द पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अरे बाप रे बाप, लाइन सुन के ही गलत करने का मन कर रहा है, समझ रहे हो यार। कैग की पावर बहुत लिमिटेड है यार, कैग को बहुत हमें एक तरह से टूथलेस टाइगर बोल दो, ठीक है, सिर्फ उसका काम ऑडिटिंग आता है, तो यहां पे इस बात को हटा ही दो, तो ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement related to the election of the, अरे यार देखो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगेन बार बार ये क्वेश्चन आपको छोड़ नहीं सकता, प्रेसिडेंट का टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक आपको लिस्ट बना के दे दूंगा, ये टॉपिक तो भूल के भी छोड़ना मत आप लोग, अगर इंडिया का पेपर के लिए जा रहे हो ना, भले कुछ करो या मत करो ये तो करके जाओ यार, ठीक है। A person who is of age is 35 year is eligible for the election as a president of India, बात सही है बिल्कुल, जो पर्सन 35 एंड 35 प्लस है वो एलिजिबल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन, अरे मोर देन 1 टर्म क्या मोर देन 4 टर्म के लिए एलिजिबल है वो, जब तक हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे यहाँ पे टर्म ही नहीं है ऐसा कुछ, हमारे यहाँ पे जब तक आपको भाई बनाया जा रहा तब तक बनो, ये यूएसए में है कि 2 टर्म से ज्यादा नहीं बन सकते आप। A person is not eligible for the election as the president of India if he is a person who hold the office of profit, ये तो बात सही है, अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं then you are not eligible for the president of India post, आपको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा, बेसिक सी बात यही है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रेसिडेंट के यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बातें करते हैं ना, तो उसमें क्लियर कट होता है कि इट्स प्रेसिडेंट शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब एक और बात, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का डिफाइन है क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट है, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड करते हैं तो दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर अपॉइंटमेंट, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं, और बाकी तो यहाँ पे है 1 and 2 इज द राइट आंसर। देखो 35 ईयर ऑफ एज अगर आप कंप्लीट किए तो यू आर एलिजिबल फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। चलिए, द सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट, द सिटीजन ऑफ इंडिया कोई नहीं है, अच्छा क्या बात है भैया, देखो राइट टू, अच्छा फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, मतलब फंडामेंटल राइट के सेंस में यहाँ पे बात हो, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये तो यार है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, ये तो आर्टिकल 19 में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। राइट टू एक्वायर होल्ड डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी, पहले हुआ करता था, बाद में इसको हमने एज ए लीगल राइट बना दिया, ये फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, बाद में इसको हमने लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल नंबर 300A, ठीक है, तो इसको हटा दिया हमने आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट, तो ये वाला हट चुका है, दैट्स वाई ये यहाँ पे आंसर सही है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये तो सही है। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तो हमने 97th अमेंडमेंट के बाद ऐड किया है, ये तो हमने 97th अमेंडमेंट के बाद हमने आर्टिकल नंबर 43 बी में ऐड किया है इसको, और साथ में हमने फंडामेंटल राइट में भी इसको ऐड किया अंडर आर्टिकल नंबर 19 के अंदर, ठीक है, तो ये वाला तो सही है, डी वाला सही है, सी वाला सही है, ई वाला सही है। राइट टू एक्वायर होल्ड डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी जो है ये 44th अमेंडमेंट के बाद हमने इसको आर्टिकल नंबर 300A में ऐड कर दिया था, ठीक है। चलिए इसलिए बी वाला यहाँ पे आंसर। अच्छा, which one among the following act for the first time allowed Indians theoretically entry to higher post in the British India administration, theoretically बोला, देखो कितने अच्छे टर्म्स यहाँ पे यूज किए, theoretically, ठीक है, मतलब कहने के लिए, मतलब बस, ठीक है। तो ये था आपका चार्टर एक्ट 1833 जो आपका था वो अलाउ करता था, ओके, कि भाई आपको जाके भाई क्या बोलते हैं जो हेल्बरी कॉलेज है वहां से मतलब आप जाके भाई सिविल सर्वेंट बनिए, लेकिन क्यों इंडिया में नहीं चालू किया ना उन्होंने, थ्योरेटिकली क्यों बोला है क्वेश्चन में, क्योंकि इंडिया में चालू कर देते। आखिरकार आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आप वहां पे जाइए, ब्रिटेन में जाइए, करिए, एग्जाम दीजिए वहां पे, सबके लिए आसान बात नहीं। अरे आज मैं बोलूं कि आपका एग्जाम ब्रिटेन में होगा तो आप जाओगे क्या? आप नहीं जाओगे, बोले पागल है क्या? नहीं बनना, सिविल सर्वेंट ही नहीं बनना, कुछ और प्रैक्टिस यहाँ पे प्रोफेसर हम लोग कर लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए इसको थ्योरेटिकली टर्म यहाँ पे यूज किया है, ओके। चलिए, और 1813 वाला था तो उसके लिए 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिए गए थे, तो बहुत बार फेवरेट क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और उस डिस्पैच के ऊपर तो अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं, आराम से करते हैं उसको कभी।
ये देखो वापस से नॉट करेक्टली मैच। 8th शेड्यूल लैंग्वेज के ऊपर है, 2nd शेड्यूल फॉर्म द ओथ एंड अफर्मेशन, अच्छा 4th शेड्यूल भी सही है यहाँ पे। 10th शेड्यूल तो अभी हमने पढ़ा ना 52nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया था। 2nd शेड्यूल यहाँ पे ओथ एंड अफर्मेशन से डील नहीं करता, 2nd शेड्यूल यहाँ पे डील करता है सैलरी से, 3rd शेड्यूल यहाँ पे डील करता है ओथ एंड अफर्मेशन से। और उस ओथ एंड अफर्मेशन में आपको प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का और गवर्नर का ओथ एंड अफर्मेशन नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा उसका आंसर वही था, 2nd शेड्यूल था। The Constitution of India empower the Parliament to form a new state and alter the area, boundary or name of the existing state by passing a resolution in simple majority. Yes, इसके लिए सिर्फ एक प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, अदरवाइज सिंपल मेजोरिटी से इसको किया जा सकता है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन स्पेशल स्टेटस, देखो उस टाइम पे दिया था, ये पहला 2019 से पहले के क्वेश्चन है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, आर्टिकल 370 के अंदर उनको दे रखा था, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा में रिजाइन इज ऑफिस टू द डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को देंगे, और डिप्टी स्पीकर को अगर रेजिग्नेशन देना है तो स्पीकर को देगा, सिंपल से बात है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा इसमें मेहनत का काम है ही नहीं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज अ पॉलिटिकल पार्टी, देख लो नेशनल पार्टी का दर्जा, वापस से सेम क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। इफ इट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट इन जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हमने यही पढ़ा ना अभी ऊपर। यस, it will at least 4 सीट in the general election to the Lok Sabha from any state or state। तो ये भी स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, अगर 4 सीट भी अगर मिल जाती है, या फिर 2% ऑफ द क्या बोलते हैं 2% ऑफ द टोटल सीट, ऐसा भी कुछ था यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। और अगर 4 स्टेट में अगर उसे क्या मिल रहा है, 4 स्टेट में अगर उसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिला तो ऑटोमेटिकली नेशनल पार्टी का दर्जा उसे मिल जाएगा। तो देखो ये नेशनल पार्टीज के ऊपर एक क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया, होता ही रहता है, ठीक है। चलिए, द अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोई डाउट ही नहीं, बिल्कुल दे रखा है, अमेंडमेंट प्रोसीजर दे रखा है, किस तरह से अमेंडमेंट होंगे, ये तो अलग से मैंने 368 का आपको पढ़ा भी रखा है, ठीक है। द कंसेंट ऑफ द स्टेट इज मैंडेटरी फॉर ऑल अमेंडमेंट टू द, अरे काय का, ठीक है, मतलब सारे अमेंडमेंट के लिए जरूरत थोड़ी है, उन अमेंडमेंट्स के लिए जरूरी है 50%, मतलब हाफ ऑफ द स्टेट की क्या बोलते हैं कंसेंट जरूरी है, जिसमें फेडरल फीचर को चेंज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट के इलेक्शन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि आपको बता दूं मैं सुप्रीम कोर्ट के पावर, हाई कोर्ट की पावर में कोई बदलाव हो रहा है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर जो है उसमें अगर कोई बदलाव किया जा रहा है, जैसे कि आर्टिकल 368 में खुद बदलाव किया जा रहा है, जैसे कि 7th शेड्यूल में कोई बदलाव किया जा रहा है, इन सब केसेस में हम देखेंगे कि राज्यों से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। हाफ ऑफ द स्टेट से भी, पूरे स्टेट से नहीं, हाफ ऑफ द स्टेट से कंसेंट लेने की जरूरत है, बाकी जगह पे जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैंडेटरी जो उन्होंने सारे कंसेंट के लिए बोला ना, सारे अमेंडमेंट के लिए, स्टेटमेंट गलत कर देता है, पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। और आर्टिकल 368 में 2 टाइप के अमेंडमेंट के बारे में बात की गई, पहला स्पेशल मेजॉरिटी से, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट की रिकमेंडेशन चाहिए, ये 2 टाइप के बारे में मेंशन है। सिंपल मेजॉरिटी के बारे में यहाँ पे आर्टिकल 368 में मेंशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ड सेकुलर है, बताओ यार, सेकुलर 42nd अमेंडमेंट, अगेन रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन, सेकुलर वर्ड, सोशलिस्ट वर्ड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आया था ना इससे पहले भी। चलिए 52nd अमेंडमेंट हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 44th में तो बहुत सारे बदलाव है, 44th को बाद में देखेंगे कभी, ठीक है, कभी मौका मिले तो, ठीक है। सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, सेकुलर रिवॉर्ड किया गया था। द 2 प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मोस्टली क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो देखो जुडिशियल रिव्यू के बारे में जो बात होती है, ये देखो यहाँ पे आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, ये क्लियर कट यहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे आर्टिकल 32 यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्लियरली, मोस्ट क्लियरली, मतलब यहाँ पे देखने की, उसको रीड बिटवीन द लाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्लियर कट यहाँ पे बात की गई है जुडिशियल रिव्यू की। तो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, सीधी बात, ठीक है। ये एग्जाम में भी आता है कि रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट का किस में, आर्टिकल 226, बात खत्म। चलिए, एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, अभी पूछा था ना थोड़ी देर पहले, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर्ड, अभी आपको बताया था ना कि अगली बार आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है कि ग्राउंड बता दो, अभी ग्राउंड पूछा जा सकता है। तो देखो वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, और इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है भैया, इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, अब इस टाइम पे आर्म्ड रेबेलियन है। वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है और आर्म्ड रेबेलियन है। ये आपको आर्म्ड रेबेलियन वाला जो टर्म है ना, ये 44th अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है, बिकॉज इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले हुआ करता था और मैडम ने इसी के बेसिस पे लगाया, तो बाद में आर्म्ड रेबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस को बदल के आर्म्ड रेबेलियन किया गया 44th अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखा क्वेश्चन, 4th शेड्यूल किससे डील करता, अभी तो पढ़ा हमने,
फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है? एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। प्रोविजन ऑफ रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ये आपकी 5th एंड 6th शेड्यूल में डील करते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आपका शेड्यूल 7 में है। रिकॉग्नाइज लैंग्वेज इन द यूनियन ऑफ इंडिया शेड्यूल 8 में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब निकल के आए भाई? केशवनाथ भारती केस में बेसिक डॉक्ट्रिन जो है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल के आता है 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1973, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, द पंचायती राज सिस्टम अंडर पार्ट 9, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पंचायती राज सिस्टम कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 9 में आता है। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अप्लाई टू द, देखो यहाँ पे स्पेशली जो, हाँ ये तो क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, वैसे बताते जाना चाहता हूँ, ये एक्सेप्शन है कुछ कि पंचायती राज कहाँ कहाँ अप्लाई यहाँ पे नहीं होता, तो 3 जगह पे बहुत फेमस मिलेगा आपको, ठीक है। नागालैंड, उसमें से एक है नागालैंड भैया, ठीक है, ये भी दिमाग में रखो, कभी कभी हम भूल जाते हैं। उसमें से एक नागालैंड है, एक मेघालय और एक मिजोरम है, ठीक है। चलिए नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे आपको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डज नॉट अप्लाई है, मतलब सीधा पंचायती राज यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, ओके। तो इसको थोड़ा सा ना एक्सेप्शन में लिख के लिखिए आप, एक्सेप्शन में इसको कर लीजिए, पंचायती राज के ऊपर कुछ एक्सेप्शन वही पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, दैट्स। चलिए, which of the following is are the fundamental right under the constitution of India? राइट टू वर्क नहीं है, राइट टू वर्क हमारा डीपीएसपी में आता है, इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन आर्टिकल 19 में आता है, यस इट इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, तो यस इट इज अ फंडामेंटल राइट। ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल नंबर 21A, ये भी मेरा फंडामेंटल राइट है। राइट टू वर्क नहीं है भाई, राइट टू वर्क इज नॉट माई फंडामेंटल राइट, इट इज अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट टू वर्क कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 41 में आता है। आर्टिकल 42 में मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बोला गया, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 43 में आपके लिविंग वेजेस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4। अच्छा क्या नॉट पूछा था, सॉरी नॉट में तो फिर 2 आ जाएगा, बस नॉट में 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस पर थोड़ा ध्यान भी देना, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा ध्यान से निकल जाती हैं चीजें, ठीक है। द 7th शेड्यूल, बताइए 7th शेड्यूल किस में है? वही 3 लिस्ट के बारे में बात हो रही है 7th शेड्यूल में, कुछ और है इसमें, ठीक है। अच्छा रिपीट हो गया सर, रिपीट हो गया, रिपीट नहीं हुआ यार आई थिंक। चलो 7th शेड्यूल में इसके बारे में बात होती है, ठीक है। प्रोविजन रिगार्डिंग द, अच्छा ऑप्शंस रिपीटेड है लेकिन क्वेश्चन अलग है, ठीक है। लिस्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज 8th शेड्यूल में, डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल में आता है, और एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्राइबल एरिया आपका 5th एंड 6th शेड्यूल में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 368 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 368 यहाँ पे डील करता है अमेंडमेंट के बारे में। द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यस इसके बारे में बात करता है। 2 टाइप के अमेंडमेंट है, देखो अभी रिपीटेशन देख रहे हो, तो आपके यहाँ पे कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं लिस्टेड, आप कर लो, लिस्ट कर लो, वहीं से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। वो तो रिपीट में तो बेसिकली वो तो आपको करके ही जाना, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको बाकी छोड़ना, वो करके जाना है, बस इतनी बात कर रहा हूं मैं। आपको आखिरी में आते हैं तो सारी चीज दे दूंगा, ठीक है, एक लिस्ट बना के दे दूंगा, आपके सामने बना दूंगा। पार्ट 20 के अंदर आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पार्ट 18 के अंदर आपको इमरजेंसी पावर्स आती है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो फंडामेंटल राइट, फेडरलिज्म, देखो कल ही पढ़ा रहा था, फेडरलिज्म, रिपब्लिकन स्टेट, ये तो है, यहाँ पे नॉट पूछा है ना, ये तो है। द अनक्वेश्चन राइट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड इन, अनक्वेश्चन राइट मतलब पार्लियामेंट किसी भी चीज को अमेंड कर ले, उसको क्वेश्चन ही नहीं किया जाए, ये कैसे बेसिक फीचर का पार्ट हो सकता है यार? तो इट इज नॉट अ बेसिक फीचर, सीधी बात, ये तुमने खुद ही आंसर दे दिया इन्होंने। पहली बात, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। मतलब पार्लियामेंट अगर किसी भी चीज को अपने हिसाब से अगर अमेंड करेगा तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे आ जाएगा भाई। सुप्रीम कोर्ट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद बोलेगा भाई क्या पागल है क्या तुम, कुछ भी अमेंड कर रहे हो? तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, द स्टेटमेंट डी इज नॉट अ बेसिक फीचर। फंडामेंटल राइट पूरे के पूरे बेसिक फीचर नहीं है, थोड़ा सा लोग ऑप्शन में घुमा इनको थोड़ा गलती कर देते हैं लोग। पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट बेसिक फीचर नहीं है, बहुत ऑल द मैक्सिमम पार्ट उसका बेसिक फीचर में आ जाता है, ठीक है। तो एक लाइन ऐसी है कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बट द बेसिक फीचर कैन नॉट। तो पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट बेसिक फीचर नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने दे दिया तो दे दिया, क्या करो। इसमें सबसे बेटर ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए, which of the following is not a fundamental duty? अरे ये तो फेवरेट क्वेश्चन में से है। safeguard the public property and observe violence, ये तो है बिल्कुल है, yes it is, yes to protect the sovereignty and unity and integrity of India। देखो मैंने हर बार बोला है, बच्चों को बहुत बार बता चुका हूं मैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया 2 जगह मेंशन है, एक फंडामेंटल ड्यूटी में और एक प्रीएम्बल में, ये भी है। टू रेंडर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, देखो मिलिट्री सर्विस नहीं है, ध्यान से सुनिए, ऐसा लिखा है कि whenever you are called
whenever you are called you have to come for the national service, not the military service. अंतर है दोनों में, इसलिए मिलिट्री सर्विस ना बोल के यहाँ पे नेशनल सर्विस लिखते तो सही हो जाती है बात। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये तो बात सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, और बाद में तो आपको पता है, चलो ये देखो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ही उतना कुछ खास नहीं दिया। अगला बेसिक फीचर ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज अ पंचायती राज। प्रोवाइड फॉर द 3 tier स्ट्रक्चर, यस 3 tier पंचायती राज सिस्टम हमारे यहाँ पे है, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। यस रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन इन ऑल टियर, ये बात भी सही है। वुमेन के लिए 1/3 का रिजर्वेशन है, आर्टिकल नंबर 243D में दिया हुआ है। तीनों के लिए वैसे, तीनों के लिए आर्टिकल 243D में ही मेंशन है वैसे। इलेक्शन टू पंचायत अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये बात भी सही है, इसमें गलत नहीं है यहाँ पे कुछ, ठीक है। आई थिंक चेक करिएगा 243K है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 243K है, मैं भी बहुत दिन हो गए देखा नहीं मैंने। इंट्रोडक्शन ऑफ 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात भी सही है यहाँ पे, तो सारा का सारा सही है फिर तो, यस सारा का सारा सही है यहाँ पे। चलिए ये बेसिक फीचर्स हैं हमारे, ठीक है। और 29 सब्जेक्ट मेंशन है अंडर आर्टिकल 243G के अंदर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड एवरी ईयर। अरे काय का एवरी ईयर यार, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है। स्टेटमेंट गलत हो गया ना। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, ये बात तो सही है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज फॉर 6 years, नहीं नहीं ये नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, ये ज्यादा सही है। तो बोलोगे फिर तो तुम्हारा इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years, ये तो एक कैसे गलत हो गया? देखो यार क्या है कि एक्सटेंड किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं उसमें, अगर देखे तो ओके इमरजेंसी के टाइम पे, तो यहाँ पे ये ज्यादा सही अप्रोप्रिएट है एज कम्पेयर टू बी। अगर ये नहीं होता तो बी के साथ चला जाता है यहाँ पे। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो देखो कितनी बार आ चुका है, क्या ही बोलूं मैं। B.R. अम्बेडकर जी थे, वो तो चेयरमैन थे, ठीक है। M.K. गांधी ने थे, तो ऑप्शन ही उन्होंने सीधा, M.K. गांधी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ही नहीं बने। M.K. गांधी ने तो सीधा मतलब एक फॉर्मल जो पॉलिटिक्स थी उससे हटा लिया अपने आप को, ठीक है। K.M. मुंशी थे, कृष्णस्वामी अलादी कृष्णस्वामी अय्यर थे यहाँ पे, ठीक है। टी कृष्णमाचारी थे यहाँ पे, ओके। तो ये सारे मेंबर्स थे यहाँ पे। चलिए, तो M.K. गांधी इज नॉट, ओके। देखो यहाँ पे K.M. मुंशी, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, N. गोपाला स्वामी अयंगार, ओके। B.L. मित्तर, इनको रिप्लेस किया गया था बाद में, ठीक है। D.P. खैतान, इनको टी कृष्णमाचारी ने रिप्लेस किया था। B.L. मित्तर को आई थिंक किसने रिप्लेस किया था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। एन माधव राव ने B.L. मित्तर को यहाँ पे रिप्लेस किया था। B.L. मित्तर को रिप्लेस किया गया था और D.P. खैतान को रिप्लेस किया गया था, बिकॉज आई थिंक डेथ हो गई थी दोनों की, ठीक है। तो B.L. मित्तर को N. माधव राव ने रिप्लेस किया था और टी कृष्णमाचारी ने D.P. खैतान को रिप्लेस किया था यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज? विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी से बात करते हैं। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ऑफ कोर्स ये बात सही है, ट्रू है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, देखो कंपोजिट कल्चर से दिमाग में रखनी बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें तो आई थिंक सीडीएस में बहुत बार रिपीट हुआ है। टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अब ध्यान रखिए पहला क्वेश्चन याद करिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका जो मैंने आज के दिन में कराया है ना, वो पहला क्वेश्चन क्या था? 46th आर्टिकल किससे रिलेटेड है? डीपीएसपी। देखो डीपीएसपी उठा के उन्होंने डाला है, टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ पीपल स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये 46 नंबर का आर्टिकल है। ये कैसे होगा फंडामेंटल ड्यूटी? टू प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। और ये वाला जो आर्टिकल है आर्टिकल 48 में आता है, ये भी आई थिंक आपको बता दिया था हमने बीच में, ठीक है। 48 नहीं 49 में आता है, सॉरी 49 के अंदर आता है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आ जाता है आपका 46 वाला और 40, अगर 48 मैंने बोला होगा इससे पहले, मुझे लगता है मैंने 48 बोल दिया था, 49 है, ठीक है। जो मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो ये देखो ये भी डीपीएसपी है, तो यहाँ पे दो ही है ना फिर तो फंडामेंटल ड्यूटी। इसलिए आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी अगर याद रहेंगे तो आप कर लोगे, नहीं याद रहेंगे तो फिर उसमें भटकते रह जाओगे, ठीक है। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर। सॉरी यहाँ पे क्या पूछा था? नॉट पूछा था ना, नॉट, तो नॉट के अंदर 3 and 4 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग की जब हम बात करते हैं तो ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पे 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर हेल्ड टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, हटा दो, इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट, हटा दो, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी हटा दो, कंसिडर एंड पास अ बिल ऑन विच द 2 हाउस हैव डिसएग्री। सिंपल सी बात है। ज्वाइंट सिटिंग तब बुलाई जाती है दोनों हाउस में डिस्प्यूट हो जाए, किसी चीज को लेकर 6 महीने तक का लैप्स हो जाए, तो उसके बाद बुलाया जाता है। इसको डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 108 इसके बारे में बात करता है। इसको हेड करते हैं स्पीकर, इन द अब्सेंस ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर करेंगे, डिप्टी स्पीकर के अब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन करेंगे, अगर कोई भी नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट देख लेंगे वो, ओके।
सिंपल सी बात है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इसको कभी भी हेड नहीं करेंगे, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इसको कभी भी हेड नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। चलिए देखो कितने टाइम बुलाया गया था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के लिए बुलाया गया था, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, 3 बार बुलाया जा चुका है। ज्वाइंट सेटिंग एक्चुअली एक तरह से राज्यसभा की पावर को कम करता है, क्योंकि सिंपल जो ऑर्डनरी बिल होते हैं उसको पास करने के लिए हम आपको बुलाते हैं, और ऑर्डनरी बिल जो होता है उसके लिए 50% + 1 का रेटिफिकेशन है। तो देखोगे कि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो लोकसभा बाईपास कर देती है राज्यसभा को, इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि ज्वाइंट सेटिंग बहुत कम बार बुलाई गई है। ठीक है। The President of India can issue proclamation of emergency on the advice of PM, no. On the advice of Council of Ministers, no. At his own discretion, no. When the decision of Union Cabinet for the issue of such proclamation has been communicated to him in writing और Union Cabinet, ये 2 टर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैबिनेट चाहिए वहां पे। कैबिनेट वर्ड प्रॉपर बाकायदा 44th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 352 में ऐड किया गया है। चलिए, क्योंकि इंदिरा गांधी मैडम ने अपनी मनमर्जी जो दिखाई थी उसके बाद से चेंजेस लाए गए कि नेशनल इमरजेंसी लगाना ही इतना दुर्लभ हो गया, लगाया नहीं जा सकता, इतना दुर्लभ है। चलिए देखिए यहाँ पे, which of the following statement are true for the fundamental right to life and personal liberty as guaranteed under Article 21 of the Constitution of India? It is available to citizen as well as alien. Alien मतलब foreigners, yes, सबको अवेलेबल है। It cover protection against arbitrary executive and legislative action, of course है यहाँ पे। It include right to live with human dignity, ये भी है यहाँ पे। It can be taken away according to the procedure established by law, ये भी सही है, ये लिखा है वहाँ पे प्रॉपर। It can be taken away with the procedure established by law, उसके हिसाब से आपकी ये जो right to life वाली है वो ली जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे देख के लगता है ना, अरे यार ये कैसे हो सकता है, पर क्या करें, लॉ के हिसाब से आपकी जान ली जा सकती है। तो कहने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, बट स्टेटमेंट इज राइट। 1 2 3 4 ओके। चलिए ये आर्टिकल 21 में खुद ब खुद एक्सप्लेनेशन लिया हुआ है। चलिए, which of the following is not a characteristic of federal system? अच्छा, हमारा फेडरल सिस्टम का कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? There are 2 district level of government. The responsibility and power of each level of government are clearly defined in written constitution. Yes, हमारे पास written constitution है भैया। 2 district level of government है, central government, state government. Not पूछा, there is no separation of power between the legislative, executive branch of government. यार ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, वी हैव अ सेपरेशन ऑफ पावर, तो इतनी तो है, डिवीजन ऑफ पावर है ऑल्दो हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस प्रोविजंस एंड आर्बिट्रेटिंग इन मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ये बात भी सही है। तो ये सी वाला गलत हो जाता है हमारे यहाँ पे, सी वाला यहाँ पे इट्स नॉट द फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेडरल सिस्टम जो हमारा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिलेटेड टू द लोकपाल बिल। अब लोकपाल के ऊपर मुझे नहीं लगता उतना कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसको हटा देता अभी के लिए। ठीक है, अगर लगेगा तो करा दूंगा बाद में, बट अभी इतना जरूरत नहीं है। ओके, हर चीज को इतना कर, वो उस टाइम की न्यूज में तो 2014 का क्वेश्चन है वो। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू टू दिस राइट ऑफ दिस राइट? इट गिव फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम ऑफ टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इसमें अंदर नहीं दिखती है। ठीक है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है, आर्टिकल 25 में दे रखा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इट गिव फ्रीडम टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, आर्टिकल 26 में दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट द राइट टू इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, मतलब ऑफ कोर्स बात है, आपको धर्म का प्रोफेस करने का अधिकार है, लेकिन लिमिट में। ऐसा ना हो कि भाई दूसरे धर्म का काम करो पर उससे कुछ ऐसी चीजें फैलाओ जो गलत हो, ये बात भी सही है, सी वाला भी सही है। द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रोगेट द राइट फॉर सिटीजन, देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, स्टेट बना सकता है, सो इसलिए डी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बाकी तीनों के तीनों यहाँ पे सही है, आर्टिकल 25-26 की बातें हो रही है यहाँ पे, सही है। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन टू अट्रॉसिटीज एक्ट 1989, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे एग्जाम में पूछा हुआ है। मे बी सीन एज अ, इसमें भी पूछा हुआ है, सीडीएस में पूछा हुआ है, मे बी सीन एज अ गिवन इफेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। ठीक है, मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था लॉ, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 का। ओके, तो क्या करता है भाई, थोड़ा सा पढ़ के देखिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑफ कोर्स सी बात है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 17 नहीं, आर्टिकल 16 है, 15 सॉरी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, यस, तीनों राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफ कोर्स लाया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यस, इसका पार्ट नहीं हो सकता, इसका पार्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेवेंट ही नहीं है, तो 1 2 and 3 इज द राइट आंसर फॉर द शेड्यूल कास्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट जो लाया गया था। चलिए, ये तो नेशनल पॉपुलर, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं दीजिए। चलिए,
ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो आई थिंक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स में देख लेंगे इसको, सॉरी माफ करिए कुछ आ गए हैं क्वेश्चंस। ओके, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने कर लिया, अराउंड 60 क्वेश्चन हमने किए रिलेटेड टू द जो हमारे 5 साल में हमने मतलब आ रखे थे। अब आपके लिए बता देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहली बात है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपके पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद आपके हो जाते हैं आर्टिकल 368 अलग से, आपके इमरजेंसी वाला टॉपिक आपके अलग से पढ़ लेना आपको। उसके बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये तो बिल्कुल मत भूलिए, तीनों आपको लर्न हो जाने चाहिए, लर्न मतलब दिमाग में रहने चाहिए। उसके बाद आपका 91st अमेंडमेंट भूलना नहीं है आपको, 61st अमेंडमेंट नहीं भूलना है, 52nd अमेंडमेंट नहीं भूलना है जो एंटी डिफेक्शन से डील करता है, ठीक है। उसके बाद आपके शेड्यूल आप मैच द फॉलोइंग के आपके हिसाब से आ सकते हैं, ओके, उससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट नहीं भूलना है, शेड्यूल से रिलेटेड, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल भी आते हैं, एडवोकेट जनरल भी आते हैं, इनको आप भूलिएगा मत, ये पढ़िए आराम से। ये कोई 20-25 टॉपिक हैं जिसको आराम से आपको करने ही करने हैं, आप बिना करे नहीं जाइए। पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, पंचायती राज भी है, म्यूनसिपैलिटी भी है, ठीक है। तो चलिए इतना था मेरा, और अगले 5 साल के जो क्वेश्चन है वो भी आपके लिए कराऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।